से लेकर के और चलिए भट्ट जी, उत्तराखंड तक। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक आरोप जो है विपक्ष ये भी लगा रही है कि साहब पूरी प्लानिंग के साथ सरकार इसको लेकर आई। अब चूंकि सदन में कल ये पारित हो जाता है तो क्या उसके ऊपर बहस का क्या फायदा, क्या उसमें संशोधन तो हो नहीं पाएगा। तो क्या लगता है आपका, भुवन कापड़ी का भी दुख जो है साफ झलक रहा है कि साहब पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, पहले दे देते तो कम से कम कुछ पढ़ते तो कुछ चर्चा करते। अब इसमें चर्चा भी क्या कर पाएंगे, सरकार क्या पूरा विधेयक खोल के तो ना वहां रख देगी, इसमें ड्राफ्ट में ये है, ये चीजें हैं, उसके अध्ययन में तो समय लगेगा। अगर उसके पॉइंट्स भी रखे जाएंगे तब भी पूरा दिन लग जाएगा, मुझे लग रहा है पूरे दिन में भी नहीं हो पाएगा। भट्ट जी। रोहित जी, आज की डिबेट का सार जो था वो आपने विस्तृत खोल के रख दिया। आज की डिबेट आपने रखी है कि यूसीसी आ रहा है, रिटायर जज हैं रंजना देसाई जी, उन्होंने जो है बड़ी मशक्क़त के बाद जो एक रिपोर्ट बनाई है उस पर सरकार खुश हो रही है। विपक्ष के नेता जो बात कह रहे हैं वो बड़े वाजिब है। हम लोकतंत्रीय ढांचे में रहते हैं रोहित जी। देखिए, यदि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि 750 पेज की जो ये रिपोर्ट है इस पर चर्चा नहीं हुई है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला है, यदि वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो एक संदेश है कि सरकार ने मन बना लिया है, लोकतंत्र की हत्या करते हुए सदन में रखा जाएगा, हाथ खड़े किए जाएंगे और विधेयक पास हो जाएगा, विपक्ष हल्ला मचाता रहे। आपने देख लिया है लोकतंत्र किस कदर इस समय पर सवालों के घेरे में खड़ा है। आपने चंडीगढ़ में देख लिया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना था। हम उत्तर प्रदेश के अंग थे, अगर उत्तर प्रदेश का हम अंग थे तो फिर आज ये सपना योगी जी का क्यों नहीं है यूसीसी पर, हमारा कहां से आ गया। और यदि केंद्र का जो कानून है वो यदि आप राज्य में थोपोगे तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मूल निवास हमारा अधिकार है राज्य का, भू कानून हमारा अधिकार है इस राज्य का, उस पर आप चुप क्यों हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी परिवार 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर ली, मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव कर लिया, विधानसभा घेराव कर लिया, उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार हीले हवाली कर रही है। कभी आप कहते हो कि गैरसैंण में सुबोध कमेटी ने तय कर दिया, कभी आप कहते हो कैबिनेट में पास हो गया, और आज फिर कल आप चर्चा की बात कर रहे हो। सोचिए, यदि सदन में बिना चर्चा के यूसीसी को लागू कर दिया तो मैं रोहित जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये राज्य आंदोलन के दौर में कब यूसीसी की बात हुई कि हमारा राज्य बनेगा तो हम इस उत्तराखंड में समान आचार संहिता, समान नागरिक अधिकार लागू करेंगे। अब आ जाइए महिलाओं के अधिकारों की बात है, जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे महिलाओं को जो है पूरा अधिकार दिया जाएगा। अरे भाई, वो तो पहले भी दिया जाता था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको वाकई महिलाओं की चिंता है तो जो गांव में हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने के कारण जो महिलाएं मर रही है उस पर आपका क्या कहना है। मैं पूछना चाहता हूं, सड़कों पे जो प्रसव हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है। चलो इस बात को भी छोड़िए, सरकार का फेलियर ही छोड़ दिए इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है, किन महिलाओं की चिंता कर रहे हो। हाकम सिंह ने नौकरियां बेच दी महिलाओं की, बताइए कितनी महिलाओं को आपने नौकरियां दी हैं। नौकरियां हैं नहीं, गांव में खाने को राशन नहीं है, हालात इतने खराब हो गए, 40-40 साल के लड़के हो गई, 35-35, 36-36 साल की लड़कियां हो गई, शादी नहीं हो रही है। कारण इसलिए कि पिता के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है। लड़की ने बीएड किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, और उसको उत्तराखंड में नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिल नहीं रही है तो शादी हो नहीं रही है। पढ़ी लिखी लड़की है, अनपढ़ को ब्याह नहीं सकती, और पढ़ा लिखा लड़का है, रोजगार है नहीं तो शादी हो नहीं रही। हमारे तो वंश रुक गए। क्या मुख्यमंत्री महोदय को और भारतीय जनता पार्टी को यह चीज नहीं दिख रही। मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी, उत्तराखंड की ज्वलंत जो समस्या है वो ये है कि गांव की बिटिया यदि जंगल में लकड़ी लेने जा रही है तो वो घर नहीं आ रही, भाग मार दे रहा। शहरों के अंदर ये स्थिति है। हरिपुर बगल में देहरादून का से लगा हुआ जिले का एक अंतिम गांव है, वहां हाथी फसलें खराब कर रहा है। हर वर्ष ये होता है। वन विभाग का अधिकारी कहता है हम क्या करें, वन अधिनियम कहता है अगर हाथी को किसी ने एक पत्थर भी मारा, मुकदमा लगा के जेल डाल दूंगा। फसल खराब हो जाए, आओ मुआवजा भरो और ले जाओ।
कहने का मतलब है किसान को खेती से भी दूर कर दिया आपने जंगली जानवरों के लिए। आपके गरुड़ में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। हाई कोर्ट के वकील हैं डीके जोशी, वो दबा के आंदोलन कर रहे हैं। बात वही कि फसल बचाओ, मानव को बचाओ। ये राजनीति इस समय पहाड़ों में है। और आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी नियत के साथ यूसीसी आ रहा होगा, हम आपकी तारीफ भी कर देते हैं, मगर ये बताइए तत्काल लाभ क्या है उससे? मतलब लड़की की शादी होगी, उसके अधिकार बहाल होंगे। तो क्या इससे पहले सनातन धर्म में बिटियों का गला दबाया जा रहा था? आप क्या कहना चाहते हो कि हिंदुओं के माँ बाप अपने बच्चियों के साथ अन्याय कर रहे? ये जुल्म आपने देखा और तब आप इस यूसीसी को लेके आए। साफ सी बात है रोहित जी, लोकसभा चुनाव हैं, उत्तराखंड को जो है एक ट्रायल प्रदेश के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। अगर सफल हो गया तो मोदी मोदी, असफल हो गया तो धामी धामी कहकर ये जुमलेबाज पार्टी उत्तराखंड की भोली भाली जनता की आंख में धूल झोंक रही है। हमारा यह कहना है, यदि आप रोजगार देते, यदि आप गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ते, उसके बाद आप श्वेत पत्र जारी करते कि पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर इतने लोगों को रोजगार से जोड़ा, इतनों को स्वरोजगार से जोड़ा, जनसंख्या पहाड़ों में इतनी बड़ी है, पहाड़ के जीवन के अंदर खुशहाली आई है, आपकी राजधानी पहाड़ में तय कर दी है। अब इतना विकास होने के बाद अब आपको एक और विकास से जोड़ा जा रहा है कि आपकी बिटियाओं को भी आर्थिक संपन्न बनाया जाएगा। तब तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी वाकई उत्तराखंड के मूल के लोगों के साथ में न्याय करने की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी सिर्फ एक सवाल, कल कोई बिहारी उत्तराखंड की बिटिया से शादी करके बिहार ले जाएगा, उस पर यह कानून लगेगा? क्या उसको वो न्याय बिहार में दिला पाएंगे यूसीसी से? मेरा कहने का मतलब है, हम 64 लाख थे, अब 10 पर्वतीय जनपद पे हम 48 लाख रह गए, वो सरकारी आंकड़े हैं। उसमें भी 12-14 लाख वो लोग हैं जो उत्तराखंड मूल के नहीं हैं। ऐसे में 30-32 लाख अगर पहाड़ में बचे हुए लोग पहाड़ी हैं, उनकी जमीनें आप बेच खाए, उनकी नौकरियां आप बेच खाए, जंगली जानवरों से उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो गांव छोड़ छोड़कर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। ऐसे में आप यूसीसी के आड़ में किसको लाभ देने की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूसीसी की आड़ में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं इन 13 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से बाहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर यहां बसाया नाले खालों में, केवल इसलिए क्योंकि यहां पर जितना संतुलन पर्वतीय मूल के लोगों का बिगड़ेगा और उनका डर दिखा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर पार्टी उत्तराखंड में बनेगी। ये हर विधानसभा में 30-35 हजार कहां से आ गए? कौन लोग हैं ये? इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देख लीजिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र। जब ये ईमानदार पार्टी है, जब ये कहती है हम ईमानदार हैं और हमको कांग्रेस से बैर है, तो मैं कांग्रेसियों को आज पार्टी में क्यों शामिल कर रहे? और अगर ये कहते हैं कि 400 पार अब की बार, तो फिर ये बिहार में क्यों ये जो पार्टियां तोड़ तोड़ के अपने यहां मिला रहे? कहने का मतलब है, ये जो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं आज आपके टीवी चैनल पे ऑन एयर बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसी तानाशाही, ऐसा जबरन कानून थोपना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। हम ये कहते हैं कि आप उत्तराखंड के उन बुनियादी चीजों में 2 काम बता दीजिए, मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दूंगा। हमारे मूल निवासियों के अधिकार संपन्न हुए? नहीं। हमारे पर्वतीय मूल के नौजवान बच्चों को रोजगार मिल रहा? नहीं। हमारी बोली भाषा पे काम हो रहा? नहीं। उत्तराखंड से पलायन रुका? नहीं। उत्तराखंड की राजधानी तय हुई? नहीं। पूछना चाहते हैं, हाकम सिंह पे कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, आज तक कोई विधायक जेल नहीं गया। आपकी विधानसभा में भर्ती घोटाले में परिवारवाद चला गया भाजपा में,
चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे गोविंद सिंह कुजवाल हो, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, हमने 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद ये राज्य मांगा किसके लिए? बाहर के लोगों को अपनी छाती में बैठाकर अपने बच्चियों को साथ में अंकिता हत्याकांड कराने के लिए राज्य मांगा। शर्म आती है हमको जो ये कहते हैं झूठे मुंह से कि हम बिटियों की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सर्वेंट क्वार्टर में एक बिटिया की हत्या हो जाती है, फांसी खा ले लेती है वो। पूछना चाहता हूं क्यों हुई, क्या कारण था? जांच रिपोर्ट कभी बाहर आई? पहाड़ों में 250 से 300 लड़कियां प्रतिवर्ष गायब हो रही है। कितनी लड़कियों को आपने ढूंढकर उनके मां बापों को भेजा? मेरा कहने का मतलब है रोहित जी, रोते हैं हम इस बात को लेकर कि ये राजनीतिक ठग, राजनीतिक बेईमान आकर अखबारों के माध्यम से झूठ परोसते हैं। पहाड़ की भोली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर अंकिता की मां ने कहा कि वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जम गई, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी विधायक यमकेश्वर के ऊपर आरोप लगता है कि उसने साक्ष्य मिटाए, और कितने लोकतंत्र की हत्या करेंगे आप? विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और यहां नौटंकी यूसीसी की करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा यूसीसी में लड़की के अधिकारों को आप सुरक्षित कर रहे हो? कौन सा? यहां लड़कियां गायब हो रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड की जो स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। रोहित जी, ये क्षेत्रीय दल के नेता की जो बात है 100% सत्य बात बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ दिया। अरे आप मंदिर का चंदा खा जाओ, आप पीतल सोने को पीतल में बदल दो, आप धार्मिक स्थलों पे हमला करने लग जाओ, आप आस्थाओं पर हमला करने लग जाओ केवल पैसे के लिए, यह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मैं फिर कहता हूं, अगर यूसीसी में बेटियों के अधिकारों को संपन्न करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ये बताता है, इनका ये ड्यूअल कैरेक्टर है। ये उसी तरीके से है जैसे चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव फर्जी तरीके से जीतने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर फटकार लगाई तो अब ये इनकी दही जम गई, मुंह पे बोल नहीं पा रहे। इसी चुनाव में बिना विपक्ष के, बिना चर्चा के यदि ये कानून लागू होता है तो लोकतंत्र की हत्या है। शर्मा जी, आज हम कई जगह से हमारे यहाँ खबरें आ रही हैं, हमारे जितने भी कोरेस्पोंडेंट हैं वो खबरें भेज रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, क्योंकि कल यूसीसी सदन में आएगा, उसे पारित कराना है। जगह जगह जो है पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसा पहाड़ियों को डराने के लिए है। ऐसा डर क्यों है? और क्या जिस बात का अंदेशा हमें आपको लग रहा था एक दिन पहले, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लग रहा है कि सब सकुशल रहेगा, कुछ स्थिति बिगड़ेगी नहीं? देखिए रोहित जी, हमने पिछली डिबेट की थी यूसीसी पे, हमारी 2-3 डिबेटें हो गई है इस कानून पे। हमने पिछली बार भी कहा था कि कानून आ रहा है और इतना बड़ा कानून आ रहा है, इसके विषय में पहले गहन चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर बीजेपी इसको मेरे ये समझ से परे, देखिए मैं जब सोच रहा हूँ इसके विश्लेषण में तो मेरा सोचना ये है कि ये अफड़ा तफड़ी में क्यों करना चाहती है बीजेपी, इसको जल्दबाजी क्यों कर रही है बीजेपी की कल लाया कल शाम तक ही पास हो जाए, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है। आप यहाँ पे कमलेश जी बैठी हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। दूसरी चीज़, आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो यूसीसी उत्तराखंड पे प्रयोगशाला बनाना चाह रही है बीजेपी, ये प्रयोगशाला इसलिए, देखिए आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बीजेपी को भय है, सरकार को भय है कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। यानी इसका मतलब किसी ना किसी विशेष समुदाय के जो इसमें जो कुछ नियम कायदे कानून थे उनको चेंज किया है। जो चेंज किया है वो तो अभी बंद लिफाफे में है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें स्थिति खराब हो लॉ एंड ऑर्डर की, इसलिए ही उत्तराखंड में, क्योंकि मुस्लिम आबादी थोड़ी कम रहती है, इस विषय को लेके भी इन्होंने यहां से ये प्रयोगशाला स्टार्ट करी है और ये प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड को। ये सच्चाई है, इस बात को आपको मानना होगा। देखिए, ये बिल धामी जी का नहीं है, ये सुझाव धामी जी का नहीं है,
इतना बड़ा विजन धामी जी में नहीं समझ सकता था मैं। ये सुझाव शर्मा केंद्र जी, का था, जो ये केंद्र ने पश्चिमी यूपी का पूरा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बहुत काफी, क्षेत्र है सर। लग मैं रहा है कि आपको इसका कुछ बताऊं, प्रभाव नहीं पड़ेगा आप इस पे। सुनिए, देखिए इसमें रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का जो आदेश है वो सेंटर से मिला हुआ है। आप समझो इस बात को, पॉलिटिक्स समझिए आप इसमें, ये पॉलिटिक्स समझिए आपकी, इसमें जो केंद्र सरकार है वो उसने ये आदेश जारी किया है कि तुम्हारे माध्यम से हम इस तरीके से इसको प्रेषित करेंगे, क्योंकि ठीक समय, आप टाइमिंग समझो, उसी वक्त जब ये यूसीसी की प्रक्रिया चल रही थी, जब ये बिल उन्होंने बना भी दिया था, उसी के दौरान भोपाल की रैली से जब मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि एक देश एक विधान होना चाहिए, कि एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते, इसी तरीके से एक देश में दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते। बात उनकी ठीक है, हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे। हमारा कहना ये स्वागत योग्य है, आप अच्छा कानून ला रहे हैं, स्वागत योग्य है ये यूसीसी, परंतु इतनी अफड़ा तफड़ी में क्यों? पहली चीज, आप इसको पढ़ने का मौका या समझने का मौका क्यों नहीं दे रहे विपक्ष को?